हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक इस चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। And in part 2 video we have studied about mechanism of breathing। और हम साथ में ये भी जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर 5 स्टेप्स आती हैं, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड स्टेप क्या होती थी? गैशियस एक्सचेंज। गैसेस का एक्सचेंज होता है, कहाँ पे होता है? पहला एक्सचेंज जो होता है वो होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स। अब ब्रीदिंग की प्रोसेस तो हो चुकी थी, मतलब पूरी की पूरी एयर आके एल्वियोलाई में फिल हो गई थी। अब ये जो एयर है जो एल्वियोलाई में फिल है, ये एयर जो है अब इसको भेजना है ब्लड में, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो भेजना है वापस से एल्वियोलाई में ताकि वो बाहर आ जाए। तो ये जो एक्सचेंज है ये होता है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर थर्ड नंबर पे होता था गैसेस का ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट ब्लड से हर जगह पहुंचेगी। देन अगेन इन फोर्थ स्टेप, फिर से फोर्थ स्टेप में गैसेस एक्सचेंज होता था, लेकिन नाउ दिस टाइम गैसेस एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को यहाँ से उठाया उसने, थर्ड स्टेप में ट्रांसपोर्ट होके सब जगह पहुंचा। लेकिन अब जब वो सब जगह पहुंच चुका है तो अब जब टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत है तो ब्लड से ऑक्सीजन को निकाल के टिश्यूज को देना पड़ेगा ना। तो फोर्थ स्टेप अगेन इज गैशियस एक्सचेंज। एंड फाइनली द फिफ्थ स्टेप इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन डिटेल द सेकंड एंड द फोर्थ प्रोसेस। द सेकंड एंड द फोर्थ प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया है इन पार्ट 2 वीडियो जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था। टुडे वी विल गोना कवर दिस सेकंड एंड फोर्थ स्टेप दैट इज गैशियस एक्सचेंज। अब इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे गैसेस का ट्रांसपोर्ट। और फिर आप बोलोगे मैम ये पार्ट 5 कब पढ़ेंगे? तो पार्ट 5 हम पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर रेस्पिरेशन। जो प्लांट्स का रेस्पिरेशन है उसमें हमने जो भी प्रोसेस पढ़ी थी दैट इज एंटायरली सिमिलर फॉर हेयर ऑल्सो। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है कहानी? तो अब शुरू करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सचेंज ऑफ गैसेस? चलें आगे? चलो ठीक है, बढ़िया, चलते हैं आगे। अब आपको पता है जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो 2 बार होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग गैशियस एक्सचेंज 2 बार होता है। फर्स्ट टाइम जो गैशियस एक्सचेंज होता है दैट इज द सेकंड स्टेप। इट अकर बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। इट अकर बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। सो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम बहुत ही मतलब सही है, एप्ट है ये डायग्राम। कैसे? आपको ये दिख रही है बहुत सारी एयर फिल्ड एल्वियोलाई, और एयर फिल्ड एल्वियोलाई के ऊपर आपको एक मैश टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क टाइप का दिख रहा है। देखो आपको ऐसा लगेगा उसके ऊपर जाला लग गया है, दिख रहा है कि नहीं? दिस इज द नेटवर्क ऑफ, क्या किसका नेटवर्क है? दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं जो इस एल्वियोलाई को कवर करके रखे हुए हैं। अब आपने हमेशा 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 पढ़ा है जो गैसेस का मूवमेंट जो होता है, गैसेस का मूवमेंट वो हमेशा कहां से कहां होता है? गैसेस का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा होता है फ्रॉम हाई प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां पे भी गैसेस का प्रेशर हाई होगा वो वहां से मूवमेंट करके कम प्रेशर वाली जगह में जाते हैं। हमेशा मैं इसको इस एग्जांपल से समझाती हूँ, मैं आपको भी इसी एग्जांपल से समझाऊंगी। यू हैव 2 रूम, रूम ए और रूम बी। 2 रूम है, एक रूम ए है और एक रूम बी है। जो ए वाला रूम है इसमें 100 लोग हैं, इसमें 100 लोग ऑलरेडी हैं। और जो बी वाला, दोनों रूम्स का साइज बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों रूम्स का साइज बिल्कुल सेम है। अब जो ए वाला रूम है उसमें 100 लोग हैं और जो बी वाला रूम है उसमें 20 पीपल हैं, 20। अगर मैं आपको 100 पीपल वाले रूम में भेज दूं, आपको भी फिक्स कर दूं, मैं जाओ उसी रूम में जाओ, यहाँ नहीं आने देंगे, वीआईपीस के लिए है, तो आपको क्या होगा? वो 100 लोगों वाले रूम में आपको एकदम से एक घबराहट होने लगेगी, आपको सफोकेशन होने लगेगी, अरे इतनी भीड़ है।
आप उस रूम से निकलकर, ए वाले रूम से निकलकर आप बी वाले रूम में आना चाहोगे, बिकॉज इट इज लेस कंजेस्टेड। तो हमेशा किसी भी चीज की टेंडेंसी होती है कि इट मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली एयर ऑल्सो मूव्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। जहां पे प्रेशर हाई है वहां से एयर निकल के अपने लो प्रेशर वाली जगह पर जाती है। अब देखो यहाँ पे कैसे काम होगा, ये सब अगर आपको क्लियर हो गया हो तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर ये मैं बोलूँ एक एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई के नीचे ये एक ब्लड वेसल जा रही है, मतलब एल्वियोलाई के ऊपर नीचे कहीं से भी ये ब्लड वेसल जा रही है। अब क्या होगा, अब एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बड़ा सारा है क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से आई है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा कम है, ठीक है, कम है। मैं इस ब्लड वेसल की बात करूं तो ये ब्लड वेसल अभी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लेके आया है। सो इस ब्लड में क्या चक्कर है, अभी जो यहाँ पे ब्लड है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई है और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है। आप बताओ आपको ये देख के क्या फील हो रहा है? आपको देख कर ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, एल्वियोलाई से आ जाएगी ब्लड वेसल में, और CO2 ब्लड वेसल से निकलकर चली जाएगी एल्वियोलाई में। सो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये किस लेवल पे हुआ, ये हुआ एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स, जो सेकेंड स्टेप होती है। अब सारी की सारी ऑक्सीजन आ गई ब्लड में, यहां तक कहानी समझ आई, ब्लड में आ गई। अब ये ऑक्सीजन उठ के पहुंचेगी, ये सब, ये मान लो ये ब्लड वेसल है बहुत बड़ी सी, ये ब्लड वेसल है, ये पहुंची यहाँ आई, यहाँ आई, और अब इसे यहाँ पे मिला एक टिश्यू। ये क्या है, एक टिश्यू है, हमारी बॉडी का कोई सा भी टिश्यू है, यहाँ पर आई टिश्यू के पास। अब टिश्यू के पास क्या दिक्कत है भाई, टिश्यू के पास ये दिक्कत है कि उसने सारी ऑक्सीजन को यूज कर लिया है, तो उसके पास O2 कम हो गई है और उसके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ज्यादा हो चुका है। क्यों? बिकॉज उसने मेटाबॉलिज्म किया है, तो मेटाबॉलिज्म के कारण उसमें पार्शियल ऑक्सीजन सारी यूज हो गई, तो इसलिए ऑक्सीजन कम हो गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारी की सारी बढ़ गई है, तो टिश्यू के अंदर ये कंडीशन हो गई है। और अभी जो ये ब्लड है, ये जो ब्लड वेसल है, ये पूरी जो ब्लड वेसल है, इसे मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ये ब्लड वेसल कहाँ से आ रही है, ये ब्लड वेसल अभी एल्वियोलाई के पास से, मतलब ब्लड वेसल नहीं आ रही है, ब्लड जो है अभी कहाँ से आ रहा है, एल्वियोलाई के पास से होकर आ रहा है। तो मतलब एल्वियोलाई के पास से होकर आ रहा है, तो इस ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है, O2 लेके आया है, और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, बिकॉज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन आ चुकी है। अभी डीऑक्सीजनेटेड था, बट अब इसमें ऑक्सीजन आ गई, तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब फिर से यहाँ पे क्या होगा, आप देखो टिश्यू के लेवल पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा से जाएगी कम की तरफ, ऑक्सीजन यहाँ मूव करेगी और CO2 वापस यहाँ आ जाएगी। अब जैसे ही CO2 आई, ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अगेन टिश्यू से वापस यहाँ पे ये वाली कंडीशन रिपीट हो जाएगी, ये वापस ये वाली कंडीशन रिपीट हो जाएगी, एंड इन दिस वे द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये जो सेकंड स्टेप थी रेस्पिरेशन की, देयर एक्सचेंज अकर बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल, एंड दिस वाज द फोर्थ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन टिश्यू एंड द ब्लड एंड द टिश्यूज। अब आप बोलोगे हाँ मैम ये तो इतना ईजी था, इसमें क्या पढ़ना, ये तो सिंपल जो हम चौथी में पढ़ते थे डिफ्यूजन, चौथी में तो नहीं, जो हम 9th-10th में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ते थे, ये तो सिर्फ उसी के बेसिस पर है। लेकिन क्या जो डिफ्यूजन था वो इंडिपेंडेंट था सारे फैक्टर्स से, उसे कुछ भी फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ये मेम्ब्रेन इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी मेम्ब्रेन है, तो क्या गैस यहाँ से इजीली निकल के जा पाएंगी, नहीं जा पाएंगी। मैं बोलूँ पार्शियल प्रेशर ही कम है, तो क्या गैस का एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द गैसियस एक्सचेंज। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डिटेल में देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं, कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं, उन मेम्ब्रेन को बोलते क्या है जिनके थ्रू एक्सचेंज होता है, ये सब अभी हम देखते हैं। पार्शियल प्रेशर कौन सी जगह पर कितना होता है ये भी हमें याद करना पड़ेगा। चलो अब एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो सबको पता है अगर हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। And which two gases are exchanged? तो oxygen and carbon dioxide, these two gases, oxygen and carbon dioxide, these two gases are exchanged। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है? The exchange of gases occur through diffusion। So what is the definition of diffusion? सबने पढ़ लिया है, चलो बताओ क्या होता है diffusion? Diffusion is the movement of gases from its higher concentration to its lower concentration। Simple।
अगर आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन बोलोगे तो वो होता ही है ये, इट इज द मूवमेंट ऑफ गैशियस पार्टिकल फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन। तो आपको याद रखना है एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट, मेन जगह है जहां पर गैशियस एक्सचेंज होता है। किन किन गैसेस का एक्सचेंज होता है? दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? द प्रोसेस इज डिफ्यूजन। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गैशियस एक्सचेंज। सो मैं फैक्टर्स पढ़ाने से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाहूंगी, दैट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। दैट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, चलो देखते हैं भाई क्या होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। आपको समझ में आ रहा है कि एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, एल्वियोलाई से एयर निकल के ब्लड वेसल्स में आ जाती है और ब्लड वेसल से ऑक्सीजन आ जाती है और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक अच्छा डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये एल्वियोलाई है और उसके नीचे ये ब्लड वेसल है, दिस इज ब्लड वेसल एंड दिस इज एल्वियोलाई। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, चलो हम पहले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। अभी ऑक्सीजन यहाँ पर है, अब ऑक्सीजन को निकल कर यहाँ ब्लड में जाने के लिए क्या करना होगा? पहली चीज तो ऑक्सीजन को एक मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलाई क्रॉस करनी पड़ेगी कि नहीं? सेकेंड नंबर पे द स्पेस बिटवीन देम, द एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड द ब्लड वेसल, एंड थर्ड उसको क्रॉस करना पड़ेगा द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल, तब जाके फिर वो फाइनली ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ पाएगी। सो दीज लेयर्स थ्रू विच any gas have to pass. What is diffusion membrane? Diffusion membrane क्या होता है? Diffusion membrane are the 3 layer structure. कितने layer structure होता है? It is the 3 layer structure. 3 layer का structure होता है जिसके थ्रू क्या होता है? जिसके थ्रू gaseous exchange होता है। 3 layer structure through which gaseous exchange occur. Through which gaseous एक्सचेंज अकर, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। और अगर मैं बात करूं ये 3 लेयर, तो 3 लेयर कौन कौन सी हैं? तो हम इसे याद करते हैं, यू हैव टू लर्न द नेम। सबसे पहली जो लेयर है उसका नाम है एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। फर्स्ट लेयर इज एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो लेयर इन्वॉल्व हो रही है, दिस इज द एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ये जो लेयर है एल्वियोलाई की, दिस इज एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। नाउ सेकेंड लेयर द स्पेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल। जो ये स्पेस है ना बीच की, जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, रेड कलर से, द स्पेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल, दिस स्पेस इज रेफर्ड टू एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट substance actually, basement substance नहीं, it's basement membrane, basement membrane। and the third layer क्या होगी भाई? थर्ड लेयर जो है ये ब्लड वेसल की लेयर है, द ब्लड वेसल लेयर। so this is the endothelium of blood vessel, so this is endothelium of blood vessel, endothelium of blood vessel। समझ में आ गई कहानी? सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसे बनती है अभी आपको समझ आया। व्हाट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? इट इज अ थ्री लेयर स्ट्रक्चर थ्रू विच गैशियस एक्सचेंज अकर। कौन सी 3 लेयर से मिलकर बनती है? सबसे पहले दिस लेयर द एंडोथेलियम, द एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है, ये जो एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई हो गई ये वाला स्ट्रक्चर। सेकेंड द स्पेस बिटवीन देम विच इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड द लास्टली द मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल विच इज नोन एज एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। So through these 3 layer the gases have to pass through। gases को इन 3 लेयर के थ्रू होते हुए निकलना पड़ता है, तब जाके गैशियस एक्सचेंज हो पाता है। तो गैशियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ओके, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसे बनती है ये भी मैंने आपको अभी अभी याद कराया। अब आपको ये चीज याद रखनी है, जैसे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल है, ये बहुत थिक नहीं, बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, तभी तो यार गैसेस निकल के इजीली आ पाती हैं। अगर इतनी मोटी होती तो गैस कैसे आ पाती? सिमिलरली एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, इट इज आल्सो वेरी थिन,
तो ये दोनों लेयर्स इतनी ज़्यादा थिन होती हैं कि गैसेस का इजीली एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। ओके, सो इन सारी बातों के अलावा भी व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गैसियस एक्सचेंज? सो देयर आर दीज फैक्टर्स लाइक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. What is the pressure gradient of the gases? Second, solubility of the gases. Gases की solubility क्या है? Third, thickness of membrane. Membrane की thickness क्या है? And lastly, surface area of the respiratory membrane. अगर हम बात करते हैं लंग्स में, तो लंग्स में जो सरफेस एरिया है एल्वियोलाई का वो कितना है? बिकॉज देयर आर सर्टेन डिजीज लाइक एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा में एल्वियोलाई का सरफेस ही खत्म हो जाता है. ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है सरफेस, ये पूरा डैमेज हो जाता है. तो अब जब ये सरफेस ही नहीं बचा तो एक्सचेंज कैसे होगा? सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. चलो लेट्स सी ईच ऑफ देम इन डिटेल. सबसे पहले वी हैव प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. So you know it, the individual pressure of a gas in a mixture is called partial pressure. What is partial pressure of a gas? अभी केमिस्ट्री में सबने चैप्टर वैसे शायद हट गया आपके सिलेबस से, बट 11th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था द गैसियस स्टेट, हुआ करता था चैप्टर. तो उसमें हम पढ़ते थे कि अगर कोई भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल एयर. एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर. अब अगर मैं पूछूं एयर में, हमारे एयर में N2 का प्रेशर कितना है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2? तो आप बोलोगे मैम 78 mm ऑफ Hg, 78 mm ऑफ Hg, बिकॉज टोटल 100 एयर, उसमें 78% नाइट्रोजन होता है. मैं बोलूँ हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, आप बोलोगे मैम 21 mm ऑफ Hg. तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर का सीधा मतलब होता है कि अगर कोई भी गैसेस का मिक्सचर है तो उसमें इंडिविजुअल गैस का रोल क्या है. तो जैसे अगर पार्शियल टोटल एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, बट उसमें से नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है 78%, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है 21%. सो दैट विल बी पार्शियल प्रेशर फॉर दैट पर्टिकुलर गैसेस. ओके, so partial pressure for O2 and CO2, PO2 and PCO2 are given below. There is a table given in NCERT. This is a table from NCERT. You have to learn these value. आपको ये values learn करनी है. सबसे पहले अगर आप देखो तो एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 159, बट इट इज फॉर CO2 इट इज जस्ट 0.3. तो क्या होगा, चलो कंपेयर करते हैं अपन, तो सीधे सीधे कंपेयर करते हैं. सबसे पहले आप कंपेयर करो एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वियोलाई में. ठीक है, इंस्पिरेशन होना है. क्या होना है? इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन होना है, उसका सीधा मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर से जितना मैं बोलते जाऊँ उतना सुनते चलना. एटमॉस्फेयर से एयर जानी है एल्वियोलाई में. कहाँ से कहाँ जानी चाहिए एयर? एटमॉस्फेयर से एयर जानी चाहिए एल्वियोलाई में. प्रेशर कहाँ ज़्यादा होना चाहिए? प्रेशर हाई होना चाहिए इन एटमॉस्फेयर, लो होना चाहिए एल्वियोलाई. क्या ऐसा है? कंडीशन दिख रही है? ऑब्वियसली दिख रही है. एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है 159 mm ऑफ Hg, किसका? ऑक्सीजन का. एंड एल्वियोलाई में होता है 104. तो all the oxygen या all the air rush inside the alveoli. सारी की सारी एयर कहाँ पे आ गई? एल्वियोलाई में आ गई. तो यहाँ से सारी की सारी एयर आ गई एल्वियोलाई में. दिस इज एल्वियोलाई. ये जो बना है यहाँ पे मटके जैसा, दिस इज द एल्वियोलाई. अब एल्वियोलाई में आके जो प्रेशर था वो हो गया 104. कितना हो गया? 104. चलो ठीक है, ये वाली कहानी क्लियर हो गई. अब कंपेयर करते हैं एल्वियोलाई एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो 104 mm ऑफ Hg है, और यहाँ से ये जो ब्लड आया है दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी जो एल्वियोलाई के ऊपर जितनी ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो ब्लड आया है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब उसमें ऑक्सीजन बहुत 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 कम है. तो क्या आपको कम दिख रही है? कितनी है? यस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन सिर्फ 40 mm ऑफ Hg है, और एल्वियोलाई में कितना है? 104 mm ऑफ Hg है. डिफरेंस देख पा रहे हो पार्शियल प्रेशर में? तो गैस कहाँ से कहाँ जाएगी? डेफिनेटली ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एल्वियोलाई टू दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड वंस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव ऑक्सीजन, जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिली तो क्या वो डीऑक्सीजनेटेड रहेगा? नहीं भैया जी, अब वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं रहेगा. नाउ इट बिकम ऑक्सीजनेटेड. अब वो रेड रेड कलर का हो गया. तो आफ्टर ऑक्सीजनेशन आप यहाँ कंपेयर करोगे तो वैल्यू इधर ज्यादा यहाँ कम है, तो सारी की सारी ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी. अब ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड. अब ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया. उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में? इट इज 95 mm ऑफ Hg. ठीक है भाई, बढ़िया से ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया. अब आगे की कहानी क्या होगी?
अब आगे की कहानी ये होगी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना पड़ेगा, ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू पंप होके पहुंचा टिश्यूज के पास, इधर देखो टिश्यूज के पास। अब टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था वो सिर्फ 40 था, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसमें पार्शियल प्रेशर 95 था। बट ऑब्वियस सी बात है गैसेस कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। अब की बार ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से टिश्यू में चली जाएगी। ये तो कहानी हो गई किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। सिमिलर कहानी हम स्टडी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नीचे से शुरू करते हैं। कैसे नीचे से, चलो अब यहाँ ऑक्सीजन तो निकल गई, यहाँ पे आ गई, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन अगर आप टिश्यू में देखो तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 45 है, और जो ब्लड आया है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी आया था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 40 थी। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन तो चलो कम ज्यादा था, तो इसलिए ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ चली गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू के पास चली गई। ये हो गया ऑक्सीजन की कहानी, ठीक है। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करो तो क्या होगा, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम टिश्यू टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम टिश्यूज टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अब ये ब्लड कैसा, अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं रह जाएगा। अब इसमें अगर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो अब ये ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, ब्लू। अब ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ पहुंचेगा, वापस से पहुंचेगा, ये पहुंचेगा एल्वियोलाई के पास। कहाँ पहुंचेगा, एल्वियोलाई के पास। अब जैसे ही एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर आप देखो कितना है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 40 है, 40। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना है, यहाँ पे आ गए फिर से हम। अब यहाँ पे कितना है, 45 है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और अगर हम बात करते हैं एल्वियोलाई में 40 है। तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में आ गई, ठीक है। और अब अगर एल्वियोलाई में आ गया है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और अब अगर आप इसको एटमॉस्फेयर से कंपेयर करो तो फिर से यहाँ पे देखो कितना हाई फाई प्रेशर डिफरेंस है। तो नाउ अगेन कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम एल्वियोलाई टू एटमॉस्फेयर। सो ऑक्सीजन कैसे मूव कर रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर से आ रहा है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मेकिंग इट ऑक्सीजनेटेड, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो जा रहा है टिश्यूज में। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इट इज मूविंग फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, मेकिंग इट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में गया, मेकिंग इट डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से वो गया हमारे एल्वियोलाई में, एंड एल्वियोलाई से वो पहुंच गया फाइनली एटमॉस्फेयर में। सो दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर डिपेंडिंग ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ये सब क्यों हो पा रहा है, ये गैस इधर से इधर ट्रैवल क्यों कर रही है, बिकॉज इसीलिए गैस का डिफ्यूजन हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, बिकॉज पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है। अगर पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस नहीं होता तो गैसेस का इस तरीके से एक्सचेंज भी नहीं होता। आगे कहानी समझ क्लियर, ओके। सो हमने पहला पॉइंट देखा, दैट इज प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें कुछ और देख लेते हैं, दैट इज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज मोर, एल्वियोलाई में ज्यादा होता है, देन दैट इन द ब्लड कैपिलरी दैट इज 40 mmHg। सो O2 डिफ्यूजेस इनटू द कैपिलरी ब्लड, ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाती है, कैपिलरी ब्लड में आ जाती है। Partial pressure of carbon dioxide in deoxygenated blood is more, that is 45 mmHg, than that in the alveolus. तो alveolus से हाँ ज़्यादा होता है, that is why carbon dioxide diffuses to the alveolus. तो alveoli से निकलकर कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल कर चला जाता है एल्वियोलाई में। दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द पार्शियल प्रेशर। फर्स्ट फैक्टर क्लियर हो गया, ओके। So here the second factor, solubility of gases. So if I talk about solubility, solubility is directly proportional to diffusion. Solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of the oxygen. तो आपको याद रखना है, out of carbon dioxide and oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, solubility ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, 20 to 25 times more than that of the oxygen. Okay. So the amount of carbon dioxide that can diffuse through diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher than that of O2. अब जब solubility ज़्यादा है तो इसीलिए diffusion of carbon dioxide is also fast. तो आपको सीधा सीधा ये समझना है, solubility is directly proportional to diffusion.
अगर कार्बन डाइऑक्साइड, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से अगर हम कंपेयर करेंगे तो किसका डिफ्यूजन फास्ट होता है, जल्दी होता है? तो आप मुझे आंसर करोगे मैम इट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाई? because solubility of carbon dioxide is high, that is 20 to 25 times more than that of oxygen. That is why its diffusion will be faster. Its diffusion will be faster. Easy. Second factor clear हो गया. Now moving to third factor, that is the thickness of membrane. So thickness of membrane में हमें पढ़ना होता है diffusion membrane. तो diffusion membrane जो मैं already पढ़ा चुकी हूँ, just revision. Thickness से क्या है? Thickness से it will be inversely proportional to diffusion. थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन. तो जितनी ज्यादा थिकनेस होगा उतना ही कम डिफ्यूजन होगा. अगर मेम्ब्रेन बहुत मोटी है तो इतनी सारी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एयर का जाना डिफिकल्ट है, और अगर मेम्ब्रेन पतली सी है तो डिफ्यूजन भाई इजीली होगा. तो थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन. अब इसमें हमें पढ़ना होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. सो आपने पढ़ा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर. तो क्या होता है भाई? सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई. सेकंड इज एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, एंड लास्टली बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम. इट वाज बेसमेंट सब्सटेंस नॉट बेसमेंट मेम्ब्रेन. मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला था, उसको आप करेक्ट कर लीजिए. इट इज बेसमेंट सब्सटेंस. इट इज बेसमेंट सब्सटेंस. तो बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम, दिस इज द क्या होता है? ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है. सबसे पहले आप जो है ग्रीन कलर की सेल्स की लेयर देख रहे हो, ये वाली जो सेल्स की लेयर है, दीज आर द एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई. उसके बाद में यहाँ जो आपको लेयर्स दिख रही है सेल की लेयर, दिस इज एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंड द सब्सटेंस बिटवीन देम इज द बेसमेंट सब्सटेंस. Its total thickness is only 0.5 micrometer, enables easy gas exchange. और अगर हम पूरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ होती है 0.5 माइक्रोमीटर. इसीलिए ये जो डिफ्यूजन है इतना इजीली हो जाता है. सो थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. लास्टली सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. खुद सोचो आप, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा गैशियस एक्सचेंज होगा. तो मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द डिफ्यूजन. और अगर किसी डिजीज में एल्वियोलाई डैमेज हो गई, सरफेस एरिया कम हो गया भाई, तो डिफ्यूजन कम होगा. प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द लंग, इट इंक्रीजेस द गैशियस एक्सचेंज. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितनी ज्यादा एल्वियोलाई होंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा गैशियस एक्सचेंज होगा. क्लियर कहानी? एवरीथिंग. सो हियर we are done with the factors affecting gaseous exchange and the exchange of gases. तो अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आया है, तो अपने डाउट्स को पूछ लीजिएगा, और नहीं तो जल्दी से कर देना वीडियो को लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लेना सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.